गुड नून टू यू ऑल। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा जिस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, उसके विविध आयामों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अक्सर निदा फाजली मेरे फेवरेट शायर हैं, उनको मैं कोट करता हूं कि कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो अगर आप देखें, आपके मन में ये प्रश्न उठते होंगे कि इसकी यहां पर प्रासंगिकता क्या है, इसकी चर्चा मैं यहां पर क्यों कर रहा। क्योंकि जिस परिवेश से में रहकर आप तैयारी कर रहे, उस परिवेश से वो परिवेश भिन्न होने जा रहा है जहां पर आप बैठे हुए हैं। उसके अप्रोचेज, उसकी सोच, उसकी स्ट्रैटेजी उस परिवेश से अलग होने जा रही है। और अगर ये डिफरेंस है तो एक बार रुककर इस बात को समझने की जरूरत है कि यह डिफरेंस क्यों है। एक मन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि खामखा प्री के लिए उतना माथापच्ची करने की क्या जरूरत है। अगर लुसेंट टाइप अप्रोच से, लुसेंट टाइप अप्रोच से अगर प्री में सफलता हासिल की जा सकती, तो सवाल यह उठता है कि हम अल्टरनेटिव अप्रोच की दिशा में क्यों बढ़े। और मुझे यह लगता है कि अगर आपके मन में यह प्रश्न उठता है तो प्रश्न का उठना वाजिब है, जेन्युइन प्रश्न है, यह प्रश्न उठने चाहिए। देखिए, बीपीएससी जो है, प्रारंभिक परीक्षाओं में अगर बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति पर अगर आप गौर करें तो आप यह पाएंगे कि यह जनरल स्टडीज ना होकर के जनरल नॉलेज होता है। जनरल स्टडीज ना होकर के यह जनरल जो है वह नॉलेज होता है, जीएस नहीं, जीके। और जीएस और जीके के फर्क को समझते हैं? नहीं। जिन्होंने सिविल की तैयारी की है, अगर स्पेसिफिक बीपीएससी की तैयारी को लेकर सावधान नहीं रहे तो उनको बीपीएससी के प्री के पेपर में परेशानियां आ जाएंगी। जनरल स्टडीज में जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की प्रकृति होती है वो अलग होती है, और जीके में प्रश्नों की प्रकृति अलग होती है। अक्सर जीके में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सतह पर दिखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे नहीं, और चूंकि सतह पर दिखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए प्रश्नों की प्रकृति क्या होती, कंपैरेटिवली प्रश्न आसान दिखाई पड़ते। जो प्रश्न पूछे जाते, अगर उन प्रश्नों को आप देखें तो उनका कंसेप्ट, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनके सब्जेक्ट के इन डेप्थ नॉलेज से बहुत संबंध नहीं होता। लेकिन जनरल स्टडीज के जो प्रश्न पूछे जाते, आप उसमें अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि फैक्चुअल नेचर के प्रश्न वहां नहीं पूछे जाते, फैक्चुअल नेचर के भी पूछे जाते, लेकिन फैक्चुअल नेचर के साथ साथ अगर आप वहां पर देखेंगे तो कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न वहां पर मौजूद होते। और फैक्चुअल नेचर के जो भी प्रश्न होते हैं वो थोड़ी सी अलग प्रकृति के होते हैं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर जीके ओरिएंटेड प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्नों के लिए लुसेंट वाला अप्रोच जो है वह कहीं ना कहीं
यूजफुल है। लेकिन सवाल यह उठता कि प्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका पर्पस केवल प्री क्वालिफाई करना है, या आपका पर्पस प्री से आगे बढ़ करके मेंस क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करने से आगे बढ़ करके इंटरव्यू क्वालिफाई करना और फाइनल सिलेक्शन हासिल करना है? मेरी बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपका पर्पस केवल प्री क्वालिफाई करना है तब निश्चित तौर पर आप लुसेंट वाले अप्रोच के साथ आगे बढ़े और लुसेंट टाइप के जो बुक्स हैं, अदर वो लुसेंट हो या लुसेंट से जो मिलते जुलते बुक तो हैं, निश्चित तौर पर आपको उनको कैरी ऑन करना चाहिए और वो आपको मोटा मोटी कंफर्टेबल स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर आप अपने फ्रंट पर गलती नहीं करेंगे तो प्री होने की वहां पर संभावना बढ़ जाएगी। और अगर लुसेंट टाइप के अप्रोच के साथ बीपीएससी पीटी की तैयारी करनी है तो मुझे नहीं लगता कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भूमिका है और कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई जरूरत है। यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद आप इकट्ठे होंगे और मैं इकट्ठा होऊंगा, बैठ करके पढ़ाने की बात होगी। तो पढ़ाना क्या है? फैक्ट हमारे सामने, ऐसा तो नहीं है नहीं कि फैक्ट रट करके मैं आऊंगा। फैक्ट हमारे सामने पड़ा हुआ है, बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएं या मैं लिखवा दे जाऊं। तो वो फैक्ट जो हम आपको बोलेंगे और फैक्ट जो हम डिक्टेट करवाएंगे, वो फैक्ट तो आप खुद भी डिक्टेट कर सकते। गलत तो नहीं कह रहा हमने। अगर प्री से आगे बढ़ना है, अगर प्री से आपको आगे बढ़ना है और प्री से आगे बढ़ते हुए आप मेंस और इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं, अगर केवल प्री तक आपकी सोच है तो मेरी कोई उपयोगिता नहीं है आपके लिए। अगर आप प्री से आगे की सोच रख रहे, मेंस के बारे में सोच रहे हैं, इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, अगर इस अप्रोचेस के साथ आप तैयारी के लिए आ रहे हैं तो वहां पर हमारी उपयोगिता है, वहां पर हमारी उपयोगिता है। और वहां पर हम किस तरीके से आपके लिए उपयोगी हैं, सवाल यह उभर कर आता। तो वहां पर उपयोगी हम हैं कि हमारा जो अप्रोच है, चाहे वो अप्रोच प्री को लेकर हो, चाहे वो अप्रोच मेंस को लेकर हो, चाहे वो अप्रोच इंटरव्यू को लेकर हो, हमारा जो अप्रोचेज होता है वह इंटीग्रेटेड अप्रोचेज होता है। हम प्री और मेंस को एक दूसरे से अलगा करके नहीं देखते, हम मेंस और इंटरव्यू को एक दूसरे से अलगा करके नहीं देखते। स्टार्टिंग फेज से टिल लास्ट फेज तक हमारी कोशिश होती है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका डेवलप करे, एक अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करे, एक मुकम्मल सोच और मुकम्मल समझ आपकी विकसित हो। अगर वह मुकम्मल समझ विकसित है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, तो उस स्थिति में एप्लीकेशन भी संभव होगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, उस स्थिति में एप्लीकेशन भी संभव होगा। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अगर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन आपका डेवलप्ड है तो उसके कंटेक्स्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि उस स्थिति में आप अपडेट करने की भी स्थिति में होंगे। और तीन चीजों के बिना अगर मैं बात करूं, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और तीसरा अपडेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और अपडेशन के बिना आप बीपीएससी की उम्मीद मत करें। और यही वह बिंदु है जिस बिंदु पर हम अलग हैं। अभी जो बच्चे जिन्होंने 66 बीपीएससी की पीटी दी है, तो 66वीं बीपीएससी की पीटी जिन लोगों ने दी है, अगर उनके कंटेक्स्ट में बात करूं तो अभी अगर उनको कहूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, वो पढ़ेंगे?
क्या उनके पास इतना समय है? अगर मार्च या अप्रैल में पेपर लेगा तो क्या उनके पास इतना समय है कि वो एनसीईआरटी पढ़ सके? नहीं पढ़ सके। इसका मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का समय क्या हुआ? एनसीईआरटी पढ़ने का समय समाप्त हो चुका है, नहीं? और प्री में चूंकि आपने लुसेंट या लुसेंट की तरह के बुक को आपने आधार बनाया है, नहीं, तो उस समय एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, और जब मेंस देने की बारी आती है तो एनसीईआरटी पढ़ने का समय समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि प्रिपरेशन के डिफरेंट स्टेजेस में एनसीईआरटी पढ़ने के स्टेज आपकी तैयारी के क्रम में तो आए ही नहीं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी समझ जो कहती है उस समझ से आप सहमत भी हो सकते हो, उस समझ से आप असहमत भी हो सकते हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, एग्जाम को लेकर आपका नजरिया क्या है, एग्जाम को लेकर के आप क्या सोचते हैं। क्या बीपीएससी को आपकी सोच अगर यह है कि पहले प्री होगा तब न मेंस की बात आएगी, तो अभी प्री पर सोचो, अभी प्री पर सोचो। जबकि वास्तविकता यह है कि जिस अप्रोचेज की बात कर रहा, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, अपडेशन की बात कर रहा हूं, अगर इस अप्रोचेज के साथ आप मूव करने की कोशिश करते तो आप मेंस और इंटरव्यू की बात छोड़ दें, आपको प्री में इसके फायदे मिलने जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं में कम से कम 8 से 10 प्रश्नों का फर्क इसके कारण पैदा होगा। तो क्या यह बेहतर नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा की जो हम तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, पीटी कम मेंस के अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। और पीटी कम मेंस के अप्रोचेज के साथ अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वहां हमारा अप्रोचेज 2 तरह का होना चाहिए। कहेंगे 2 तरह के अप्रोचेज क्या? तो हम पूरी की पूरी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को 2 चरणों में विभाजित कर दें। जैसे अभी जो भी बच्चे मेंस के क्लास हमारे यहाँ कर रहे हैं, मेंस की तैयारी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पीटी के रिजल्ट आने तक के अलग अप्रोचेज हैं, और एक बार पीटी के रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद अप्रोचेज अलग होंगे। जब तक पीटी का रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि बीपीएससी के कंटेक्स्ट में आप जानते हैं चाहे पीटी एग्जाम हो चाहे मेंस हो, उसमें स्थिति भेड़िया आया वाली होती है। ये कहानी तो सुनी होगी ना, नहीं? और जब 2-3 बार भेड़िया आ जाता और भेड़िया नहीं पता चलता भेड़िया आ रहा है और भेड़िया नहीं आता, तो चौथी बार में जब पता चलता है कि भेड़िया आ रहा है तो हम लोग निश्चिंत होते हैं कि अरे इस बार भी तो भेड़िया नहीं आएगा, पिछले 3 बार से तो यही हो रहा है। और पता चला जब आप निश्चिंत हैं तो चौथी बार में भेड़िया पहुंच गए। और जब भेड़िया पहुंच जाता है तो उसका घाटा किसको होता है? क्योंकि हम तो निश्चिंत होकर के चल रहे थे, नहीं? तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा सीधा अप्रोचेज है मेंस तक आराम से चले, पीटी के रिजल्ट तक आराम से चले, विस्तार में जाएं, समग्रता में चीजों को देखने की कोशिश करें, कंप्रीहेंसिवनेस होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ऊपर दबाव नहीं है, आप दबाव मुक्त हैं। जैसे प्री का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, क्योंकि तब आदमी प्रेशर महसूस करना शुरू करता, और जब प्रेशर महसूस करना शुरू करता तो वहां से हम मतलब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह के अप्रोचेज हम प्रारंभिक परीक्षाओं के संदर्भ में भी तो अपना सकते। प्रारंभिक परीक्षाओं के संदर्भ में अभी नोटिफिकेशन आ गया क्या? 67th का नोटिफिकेशन आ गया क्या? अरे कैलेंडर जारी हुआ, नोटिफिकेशन आया। मेरा प्रश्न, मैंने ये पूछा कि कैलेंडर जारी हुआ है या नहीं, प्रश्न तो ये नहीं था मेरा प्रश्न क्या था? नोटिफिकेशन आ गया। तो आपने कहा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि नोटिफिकेशन के
जारी होने तक हमारे पास पर्याप्त समय है। एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाता, उसके बाद हमारे पास समय नहीं रहेगा। तो नोटिफिकेशन के जारी होने तक हम अपने, अगर हमारे पास समय है तो हम एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच को लेकर के चल सकते या नहीं। और डाइवर्सिफाइड अप्रोच को लेकर के चल सकते का मतलब क्या है? तो डाइवर्सिफाइड अप्रोच को लेकर के चल सकते हैं तो उसका सीधा सीधा मेरे लिए मतलब है वह यह कि हम पीटी कम मेंस के अप्रोचेज को फॉलो अप करने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, उसका हमारे लिए स्पष्ट तौर पर मतलब है कि सोर्स मटेरियल के रूप में एनसीईआरटी का हम जरूर इस्तेमाल करें, अनिवार्यता है इस्तेमाल करें। नंबर 3, तीसरा काम जो हमें उसके लिए करना है वह यह करना है कि जब नोटिफिकेशन के इशू होने के पहले तक एनसीईआरटी को हम आधार बना रहे हैं, हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से हम एप्लीकेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो इसलिए हमें क्वेश्चन बैंक बगल में जरूर रखना है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक प्री का हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक मेंस का हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक प्री का हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक मेंस का हो। हमें यह देखना है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे, हमें यह देखना है कि वह उस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन 4 चीजों को हमें देखना है। जहां पर प्रश्नों के पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वहां पर हमें थोड़ा विस्तार से जाना होगा, हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। और जहां से प्रश्न पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी अपेक्षाकृत कम होगी, इसका मतलब क्या है? वहां पर उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अब बातें स्पष्ट हो रही हैं? नहीं तो एक तो हमारा यह अप्रोचेज हो। दूसरा अप्रोचेज है कि हम मेंस के भी प्रश्नों को देखें और हम यह देखने की कोशिश करें कि वहां किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का उल्लेख है तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का उल्लेख है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख है तो समाजवादी का मतलब क्या होता है? अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है तो इसका मतलब क्या? तो सॉवरेन नहीं, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर और रिपब्लिक, इसके मतलब क्या है? हम यह जानने की कोशिश करें। हम यह जानने की कोशिश करें कि अगर प्रियम्बल सोशल जस्टिस की बात करता है, अगर प्रियम्बल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, अगर प्रियम्बल पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो न्याय का मतलब क्या है और न्याय के जो ये डिफरेंट प्रकार हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। ठीक है, इसे प्रश्न वहां नहीं पूछे जाएंगे, पीटी में नहीं पूछे जाएंगे, पीटी में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी के लिए बढ़ेंगे तो वहां पर इतने समय आपके पास नहीं होंगे कि आप इनके मतलब को समझ सकें। और अगर इनके मतलब को आप नहीं समझ सकेंगे तो फिर मेंस में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? नहीं, अब प्री तक हम इसी अप्रोचेज को लेकर के चले नोटिफिकेशन तक। नोटिफिकेशन जैसे एक बार आ जाता वहां से हम स्पेसिफिक होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, वो हमारे पास वहां पर विकल्प खुला हुआ है। अगर इस अप्रोचेज के साथ आप मूव करते तो इस अप्रोचेज के साथ मूव करने की स्थिति में आप यह पाएंगे कि कहीं ना कहीं विषय के साथ आप सहज होते जा रहे हैं। आप
जब पढ़ने बैठते हैं, जो भी टॉपिक पढ़े, पॉलिटी पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, साइंस पढ़े, धीरे धीरे आपको एक कंफर्ट फील होगा नहीं। और जैसे जैसे कंफर्ट फील होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता चला जाएगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं। यहां पर फिर एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ें, मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ें, और आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बाजार में, एनसीईआरटी की ब्रीफिंग किसी की होती उठा करके ले आते। कौन अब अलग अलग एनसीईआरटी पढ़े और सबको अलग अलग पढ़े, एक किताब में तो दी ही हुई है, इसी को पढ़ लिया जाए। ये गलती कभी मत करें। नोट और गाइड का फर्क समझते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोट एंड गाइड? क्या अंतर होता बतलाइए। नोट और गाइड में क्या अंतर होता? हाँ, और गाइड ओवरऑल सारे कंटेंट। बेहतर कौन है? अब यहां पर समझे, एक कहावत सुनी होगी, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, सुनी है कहावत? नहीं? और नहीं सुनी है तो कभी बाल बनवाया है पूरा? हाँ, बाल बनवाने के बाद जब स्नान करते होंगे या स्नान करके अगले कुछ दिनों तक निकलते होंगे तो बड़ा आनंद स्नान करने का मिलता होगा। क्या मिलता है? हाँ, क्या आनंद मिलता है बतलाइए। क्या? ठंडा जैसा लगता है। अच्छा चलिए, तब आप जो है बालू से भी तेल निकाल सकते हैं नहीं? और किनको किनको बाल बनवाने के बाद, बाल बनवाने का मतलब एकदम क्लीन करवाना, मुंडन जिसको कहते, तो बाल बनवाने के बाद, स्नान करने के बाद और किनको किनको सेटिस्फैक्शन महसूस होता है? क्या किन्हीं को नहीं? और क्या क्या नहीं? तो अगर आप देखेंगे तो कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि हमने स्नान किया भी है या नहीं किया है। ये होता है या नहीं? नहीं, तो ये पता भी नहीं चलता है, एक पहलू है। और दूसरा पहलू है कि कितना भी पानी उझल लीजिए लगेगा स्नान तो किए ही नहीं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जब तक बाल ये भींगे नहीं। तुम लोगों को सप्ताह में महसूस होता होगा नहीं? जब तक ये बाल भींगे नहीं तब तक मजा नहीं आता है। मेरी बातें समझ रहे हैं नहीं? गाइड और नोट में यही अंतर है। गाइड में समझने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, गाइड में समझने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन टेक्स्ट बुक जो होता है, टेक्स्ट बुक में बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइन चीजें छुपी होती। और जब टेक्स्ट बुक आप बार बार पढ़ते हो तो उस बिटवीन द वर्ड और बिटवीन द लाइन जो चीजें छुपी होती हैं उस तक आप पहुंचने की कोशिश करते हो। ये आपके मीनिंग सेंस को डेवलप करता है, और मीनिंग सेंस जब आपका डेवलप होता तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या होती, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती चलती है। और इसलिए गाइड अगर आप दूसरी बार तीसरी बार पढ़ो तो नई चीजें गाइड में आपको नहीं मिलेंगी, नए विजन नहीं मिलेंगे, नए कंसेप्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक आप जितनी बार पढ़ोगे, एनसीईआरटी आप 25वीं बार भी पढ़ रहे हैं तो संभव है कि कुछ जगहों पर कुछ नई चीजें मिल जाएं आपको, कुछ नए आइडियाज उसमें छुपे हुए दिखाई पड़े। अब बातें समझ में आई? और इसलिए मेरा जो सजेशन होगा वह यह कि गाइड बुक के पीछे भागने के बजाय टेक्स्ट बुक तक पहुंचने की कोशिश करें, टेक्स्ट बुक को पढ़ने की कोशिश करें। टेक्स्ट बुक को पढ़ना आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, टेक्स्ट बुक को पढ़ना आपके अप्रोचेज को डेवलप करेगा, टेक्स्ट बुक को पढ़ना आपके एप्लीकेशन को डेवलप करेगा। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, अगर आपके अप्रोचेज डेवलप्ड हैं, अगर आपका एप्लीकेशन डेवलप्ड है,
तो उसी स्थिति में अपडेशन आपके लिए आसान होता चला जाएगा। बस आपको कनेक्ट करना है, बस आपको कनेक्ट करना है। और अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो योर स्ट्रैटेजी इज फुल्ली फिट फॉर बीपीएससी। आपकी जो रणनीति है, आपकी रणनीति बीपीएससी की रिक्वायरमेंट से मैच करती है। और जैसे जैसे प्री से मेंस और मेंस से इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे, आपका कंफर्ट लेवल क्या होगा? आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बंधु, मेरी एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग स्टार्टिंग फेज में होंगे और आप में से अधिकांश लोग स्टार्टिंग फेज में होंगे, तो मेरी एक बात पर जरूर विचार करना कि क्या तुम चाहते हो कि 40, 42 और 45 साल तक तुम भी बीपीएससी देते रहो, 38 साल तक तुम भी बीपीएससी देते रहो? अगर चाहते हो तो आराम से जिस तरीके से चल रहे हो चलो। अगर चाहते हो कि ये तैयारी का स्पेन जो है, तैयारी का जो टाइम पीरियड है, उसको शॉर्टेन किया जाए, उसको छोटा किया जाए, तो उस स्थिति में आपको हमारे अप्रोचेज अपनाने चाहिए, आपको हमारे अप्रोचेज को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं? अब अगर देखें, रोशन सर विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे प्रश्नों की प्रकृति को लेकर के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में एक आइडिया आपको दे दूं। जैसे आप देखें, इतिहास 40 से 42 प्रश्न इतिहास से पूछे जाते, वो 40 से 45 के बीच वैरी करते नहीं। तो सवाल यह उठता, एक होता है मेहनत करना, बैल की तरह मेहनत करना, और दूसरा होता है स्मार्ट स्टडी। अब इतिहास से 40 से 45 प्रश्न पूछा जा रहा है, हम पता चला हम सोचे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न पूरा रट जाए, तो ये अप्रोचेज बैल की तरह मेहनत करना है। स्मार्ट स्टडी क्या है कि हम यह देखें कि एंशिएंट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब पता चला 5 से 6 क्वेश्चन एंशिएंट से पूछे जाते। एंशिएंट में भी कहां से पूछे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं आर्ट, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इससे उठा करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिडाइवल से कहां पूछे जा रहे हैं, तो मिडाइवल से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जैसे मॉडर्न में आते हैं तो मॉडर्न से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 18 से 22 होती है, और बिहार से करीब करीब 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो उस 10 से 12 प्रश्नों में देखेंगे अधिकांश प्रश्न बिहार के मॉडर्न से पूछे जाते। इसका मतलब यह हुआ कि हिस्ट्री सेक्शन में बिहार और मॉडर्न इंडिया सेक्शन पर फोकस ज्यादा है, तो वहां पर हमें भी फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। अगर एंशिएंट और मिडाइवल में फोकस कम है तो वहां पर फोकस करने की जरूरत अपेक्षाकृत कम है। बातें स्पष्ट हुई? अगर पॉलिटी में जा रहे हैं और पॉलिटी में हम देख रहे हैं 12 से 13 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सवाल यह उठता है कि उस एरिया को, पॉलिटी के उस एरिया को हम आइडेंटिफाई करें कि पॉलिटी का वह एरिया कौन सा है जहां से 12 से 13 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस एरिया को फोकस कर रहा है, हम वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे। जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है या नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः, वहां पर हम बचने की कोशिश करेंगे। अगर प्योरली एग्जाम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की बात करें, एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करें, अगर इकोनॉमी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमें यह देखना है कि इकोनॉमी सेक्शन से जो प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं, तो इकोनॉमी सेक्शन में कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? गलती से 1 या 2 प्रश्न कभी जो है डेफिनेशन से या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंट ओरिएंटेशन वाले होते हैं, बिहार ओरिएंटेशन वाले होते हैं, बिहार के बजट और सर्वे से होते हैं। सर्वे में भी देखेंगे जो इनिशियल ब्रीफिंग होता, प्रश्न वहां से उठा करके पूछे जाते। बातें स्पष्ट हो रही हैं ये। अगर ज्योग्राफी सेक्शन है तो ज्योग्राफी सेक्शन में देखना है कि कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, या बिहार की ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। वहां पर प्रश्नों का रेशियो क्या क्या है,
अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहां पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति अलग होगी, वहां जीके वाला ओरिएंटेशन जो है और क्वाइट विजुअल प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। अगर इंडिया से पूछी जाएगी तो थोड़ा सा डेप्थ बढ़ेगा, बिहार से पूछी जाएगी तो थोड़ा और डेप्थ बढ़ेगा, नहीं? और अगर उस तरह की चीजों को हम कवर करना चाहते तो निश्चित तौर पर उस स्थिति में हमें इकोनॉमिक सर्वे के ब्रीफिंग्स के अलावा जो है हमें दूसरी जो बुक प्रीफर करनी चाहिए वो बिहार पर इम्तियाज अहमद, बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद सर की जो बुक है उसको निश्चित तौर पर हमें प्रीफर करनी चाहिए। वो हिस्ट्री में भी मदद कर देगी, वो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी मदद करेगी, कई जगह इकोनॉमी सेक्शन में भी वो मदद कर देती है, हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन में वो मदद कर देती है। बातें नहीं, साइंस में अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम देखते हैं साइंस में मोटा मोटी एक्सेप्शन, 64वीं एक्सेप्शन को छोड़ दें तो मोटा मोटी आप देखेंगे 13 से 14 क्वेश्चन जो है उठा करके बायो पोर्शन से पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा जाता, 3 से 4 फिजिक्स से पूछा जाता है। तो उस स्थिति में अगर हम समय दे रहे हैं तो समय का भी डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से करें। बायोलॉजी सेक्शन पर अपेक्षाकृत ज्यादा समय देने की जरूरत है क्योंकि वहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और अपेक्षाकृत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां पर यह भी ध्यान रखना, हमें यह ध्यान रखना है कि बायोलॉजी पोर्शन में, मतलब साइंस, जनरल साइंस पोर्शन में जो पढ़ रहे हैं आप, उसकी बहुत उपयोगिता नहीं है मेंस के लिए। तो इसलिए वहां पर हमारा अप्रोचेज क्या होना चाहिए, वहां पर हमारा अप्रोचेज जो है प्री स्पेसिफिक होना चाहिए, पीटी स्पेसिफिक होने चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटी में पढ़ रहे हैं तो उसका मेंस, उसकी मेंस में भी उपयोगिता है, इंटरव्यू में भी उपयोगिता है पीटी के अलावा। तो अगर पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमारा अप्रोचेज क्या होना चाहिए, वहां पर हमारा अप्रोचेज जो है वह कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड होना चाहिए। पीटी के साथ साथ हमें मेंस पर भी नजर रखनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और अपडेशन पर भी नजर रखनी चाहिए। ये कनेक्ट करने की चीजें। इकोनॉमी में अगर आप जाकर के देखें, इकोनॉमी में जाकर के देखें तो इकोनॉमी में कितने लोगों को डर लगता है, सही सही बतलाएंगे। अब अगला प्रश्न पूछूं, इकोनॉमी में डर क्यों लगता है? कारण समझ नहीं आता है। अब जरा आप बीपीएससी के प्रश्नों को पलट करके देखें, वहां पर समझने के लिए इकोनॉमी में कुछ होता है क्या? वो तो फैक्ट ओरिएंटेड। तो इसके कारण क्या होता, फैक्ट ओरिएंटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो जब एग्जामिनेशन हॉल में होते तो आप उसको कर लेते हैं, तो प्री में तो समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में प्योरली इकोनॉमी की समझ चाहिए और कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समग्र समझ हो वहां पर चाहिए, और समग्र समझ हो वहां पर चाहिए। तो उस स्थिति में हम पाते हैं कि इकोनॉमी से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं उस टर्म के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, हम कंफर्टेबल नहीं है तो हम वहां से दूर भागते हैं, एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं, जब हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा अप्रोचेज यह होना चाहिए कि हम जो है इकोनॉमी के बेसिक्स जो हैं, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो प्री के स्टेज में पढ़ें और उस टेक्निकल टेक्नोलॉजी को इनलार्ज करते हुए हम प्री के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करें। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस बार जो 66वीं बीपीएससी के लिए हम लोगों ने काम किया था, नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे पोर्शन को और बजट पोर्शन को रोशन सर ने कवर किया था। हमने इकोनॉमिक करंट को कवर किया था और हमने यही किया था कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हमने आधार बनाया, अगर हमने आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आधार बनाया, अगर हमने जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 को आधार बनाया, अगर हमने आपके साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को आधार बनाया, तो हमारा अप्रोचेस था कि मतलब उससे जुड़े हुए हर डायमेंशन को डिस्कस करते हुए नवीनतम रिपोर्ट जो है, नवीनतम रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, हम उस पर पहुंचे। बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इकोनॉमी के साथ जो इकोनॉमी को लेकर जो हेजिटेशन आप में है
इकोनॉमी को लेकर जो झिझक आप में है, उस झिझक को प्री के स्टेज में तोड़ने की जरूरत है। प्री के स्टेज में तोड़ेंगे तभी तो आप पेपर के साथ भी कंफर्ट होंगे, पेपर के साथ भी सहज तभी ना महसूस करेंगे। नहीं, इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है, कोई आलेख है, तो कोशिश करेंगे उसको एक बार पढ़ें। अगर हम समझते हैं गरीबी क्या है, गरीबी क्यों बढ़ रही है, गरीबी क्यों घट रही है, तो गरीबी पर कोई आलेख होगा, तो अगर हम इससे परिचित हैं तो हमारी कोशिश होगी कि अच्छा जाने इस आलेख में नया क्या है। अगर गरीबी के बारे में जानकारी हमारी गरीबी से शुरू होती, गरीबी पर ही खत्म हो जाती, तो क्या आपको लगता है हम हिम्मत जुटा पाएंगे 1000 शब्दों में जो लिखा हुआ या 800 शब्दों में लिखा हुआ जो आलेख है, उस आलेख को पढ़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे क्या? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं मैं जो कहना चाह रहा? थोड़ा सा नजरिया बदलें एग्जामिनेशन को लेकर के, जिस एग्जामिनेशन को आप दे रहे हैं उस नजरिए को बदलने की जरूरत, उस अप्रोचेज को बदलने की जरूरत, और प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करने की जरूरत है। इन्हें कि दरोगा वाला निकला तो दरोगों में दौड़ रहे हैं, कांस्टेबल वाला निकला उसमें भी दौड़ रहे हैं, नहीं, रेलवे जो है एग्जाम ले रही है उसमें भी दौड़ रहे हैं। प्राथमिकताओं को निर्धारित करें, इतना रेंज फैला दीजिएगा, एसडीएम बनने के लिए भी तैयार रहिएगा और एसडीएम का चपरासी बनने के लिए भी तैयार रहिएगा। जब रेंज इतना होगा, नहीं तो आप खुद बतलाइए एसडीएम की सोच तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस सोच तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या करना होगा? रिस्क लेना होगा। और रिस्क लेना होगा कि जब मैं बात कर रहा तो मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हमारी क्षमता क्या है, हमारे पास पीछे से सपोर्ट है या नहीं है, हमारे पास सपोर्ट है या नहीं, बैकअप है या नहीं। और तीसरा, जब एसडीएम बनने आए हैं तो एक और चीज आपको सोच के चलना होगा, अगर एसडीएम नहीं बन पाए तब क्या होगा। और यही वह बिंदु है जिस बिंदु पर आप मेरे साथ थोड़े से असहज महसूस करते, क्योंकि आप ये सोचने के लिए तैयार नहीं होते कि अगर नहीं हुआ तब क्या होगा। और मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यही सोचवाता हूं कि अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, ताकि वह बैकअप प्लान आपके दिमाग में हो। उस स्थिति के लिए आप पहले से तैयार रहें। जब उस स्थिति के लिए आप पहले से तैयार होंगे तो आप दबाव मुक्त होंगे, किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा जो आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बीपीएससी में समस्या क्यों आती है, कभी नोटिस किया है? ऑप्शन ई, नहीं। और ऑप्शन ई का मतलब क्या हो गया? स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं से लेकर के उपरोक्त में सभी तक। और जैसे ये ऑप्शन आएगा, अगर एक भी डायमेंशन नहीं जानेंगे तो प्रश्न के गलत होने की संभावना क्या होगी? गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, नहीं। तो ऑप्शन ई ने जो जीके बेस्ड बीपीएससी का अप्रोच है, ऑप्शन ई के जरिए उस जीके बेस्ड अप्रोच को बीपीएससी ने क्या किया है? काउंटर बैलेंस करने का काम किया है। ऑप्शन ई के जरिए आपको मैसेज दिया है कि आप थोड़ा सा गहराइयों में उतरें, आप चीजों को समग्रता में देखने की कोशिश करें। आप किसी भी मसले पर जो है मुकम्मल जानकारी रखें। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रही है? बीपीएससी कह रही है, नहीं। लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं होते, नहीं। क्वेश्चन देगी तो कहिएगा सब क्वेश्चन ही गलत है, उत्तर ही गलत है। अपनी अपनी आपके उत्तर से जिसका उत्तर मैच नहीं किया मान लेते हैं कि वो उत्तर गलत है।
जैसे जिन लोगों ने पीटी दिया होगा, 10 कोचिंग संस्थाओं का आंसर लिया और जिस कोचिंग संस्था के हिसाब से उसके आंसर वो सही है क्वेश्चन नंबर 15 के, वो उसी कोचिंग संस्था का आंसर मानता है। जिसके हिसाब से गलत है वो नहीं मानता। और ऐसे जब काउंटिंग करेंगे तो वो स्कोर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और बीपीएससी क्या करती है, टांग तोड़ के स्कोर को नीचे कर देती है। यही रियलिटी है ना, नहीं? तब मैं आपसे एक चीज पूछता कि आप में से सबको पता है मोटा मोटी आपकी कैटेगरी का कट ऑफ क्या है, एक मुझे छोड़ के, एक मुझे छोड़ करके। पूछिएगा मुझे छोड़ के क्यों? क्योंकि इतनी कैटेगरी बन गई है कि कितने का याद रखूं। मैं मोटा मोटी मान करके चलता कि बीपीएससी में अगर 96 प्लस आपका स्कोर है, 96 प्लस स्कोर है, तो होने की संभावना क्या होगी? होने की संभावना प्रबल है। नहीं, इसी में हो सकता है कभी 95 हो जाए, कभी 96 हो जाए, कभी 97 हो जाए। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? 96 प्लस। 96 प्लस का मतलब कम से कम 97 की बात कर रहा हूं। इतना स्कोर आपका होना चाहिए, नहीं? और ये जो आप स्कोर काउंट करते हैं, स्कोर को काउंट करने का तरीका क्या है? जो भी विवादास्पद आंसर लगते हैं उसको गलत मान लें। काउंट करने का सबसे आसान सा तरीका है, जिन प्रश्नों को लेकर विवाद है उन प्रश्नों का उत्तर हमने मान लिया कि मेरा गलत है, नहीं? और इस अप्रोचेज के साथ जब स्कोर को आइडेंटिफाई करेंगे तो बीपीएससी क्वालिफाई करने से कोई आपको रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, किसी कीमत पर नहीं रोक सकता। क्योंकि जब भी आपका स्कोर होगा, अगर 96 स्कोर है तो जब भी स्कोर होगा वो 95 नहीं हो सकता, वो 97 हो सकता, वो 100 हो सकता, वो 105 हो सकता, लेकिन वो 96 से नीचे नहीं जा सकता, नहीं? और इसी में थोड़ा सा श्योर होना चाहते तो मोटा मोटी हम मान करके चलते कि अगर हम 100 को टारगेट करें, अगर 100 इस अप्रोचेज के साथ हमारा कंफर्म स्कोर है तो हमारे होने की संभावना क्या होगी? हमारे होने की संभावना प्रबल होगी। लेकिन इस 100 स्कोर तक आप पहुंचेंगे तब ना। नहीं, पता चला इस बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था ना, अभी एक राम प्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी, क्या था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में ना, ठीक है। और एकदम धूम धड़ाक शैली में उत्तर देने वाले सारे संस्थान दावा कर रहे हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल आंसर होगा। बिस्मिल अजीमाबादी के बारे में पता भी नहीं है और हमने भुला भी दिया, नहीं? और जब मैं कह रहा हूं ऑप्शन ई होगा तो आप कहते हैं कि नहीं राम प्रसाद बिस्मिल होगा, फलाने लोगों ने दिया था। मानिए, अब मानिए। और ऐसे एक प्रश्न थोड़े हैं, आप लेकर के चलें 150 प्रश्न में कम से कम 25 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका हवा आपको नहीं लगेगा। जिनका हवा नहीं लगना, तुक्का में गलती से सही हो जाए तो हो जाए, और तुक्का में आपका कोई क्रेडिट नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो अगर मैं जिन बातों को करने के लिए आपके सामने आया था वह यह कि बीपीएससी को लेकर और बीपीएससी पीटी को लेकर जो आपका नजरिया है, अपने नजरिए को बदलें। आज अगर देखें 10,000 लोग अगर बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो आप देखेंगे 3,000-3,500 लोग तो एग्जामिनेशन हॉल तक ही नहीं जाते। ये हालत है।
मोटा मोटी आप देखिए 10,000 लोग अगर बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो रियल कंपटीशन 4,000 लोगों के बीच है, क्योंकि शेष जो 6 लाख लोग हैं उन्होंने कभी मेंस के बारे में सोचा ही नहीं, और वो मेंस के बारे में तब सोचेंगे जब पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, नहीं? और वो मेंस के बारे में पीटी का रिजल्ट आने के बाद अगर सोचेंगे तो उसके बाद उनके पास सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि पहले भी आपने नहीं सोचा, नहीं? प्री के बाद मौका मिला तब भी आप सोचने के लिए तैयार नहीं, सोच रहे हैं कि कहां किसके चक्कर में फंसेंगे, कहीं पीटी नहीं हुआ तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। कैरियर बर्बाद हो जाए तो हो जाए, कैरियर बर्बाद हो जाए तो हो जाए, पैसा नहीं बर्बाद होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि इस बार ना, मान लीजिए अधिक से अधिक इस बार नहीं होगा, 66वीं में नहीं होगा, 67वीं देनी है ना, और 67वीं अगर देनी है तो उस अप्रोचेज के हिसाब से तो हमें काम करना होगा। बिना उस अप्रोचेज के साथ काम किए हम कैसे बढ़ सकते? तो इसलिए हमने कहा इंटीग्रेटेड अप्रोचेज को लेकर के चले, प्री मेंस को एक दूसरे से अलगा करके मत देखें। टेक्स्ट बुक को पढ़ने की आदत डालें, एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत डालें। बीपीएससी चाहे वहां से प्रश्न पूछ रही हो या वहां से प्रश्न नहीं पूछ रही हो, यह मैटर नहीं करता, क्योंकि समझ एनसीईआरटी से ही बननी है, समझ लुसेंट से नहीं बननी, समझ लुसेंट से नहीं बननी है, ठीक है? और समझ जो है किसी ऐसे नोट से नहीं बननी है जो आपको सोशल मीडिया पर मिलता है, और ना ही 5 मिनट वाले यूट्यूब वीडियो से आपकी समझ बननी है धूम धड़ाका शैली में, क्योंकि आजकल वही शैली तो पसंद है। किसके पास इतना समय है, किसके पास इतनी ऊर्जा है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उन बातों को सुन सके? ये हमेशा झेलाते ही रहते, चलो बंद करो। मेरी बातें समझ रहे हैं ये? तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, यू कैन विन के बारे में सुना होगा, शिव खेरा की पुस्तक है, मैंने तो पढ़ी भी नहीं है, लेकिन उसका एक टैगलाइन मैं जरूर कोट करता कि विजेता कोई अलग काम नहीं करते, विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं, विजेता अलग तरीके से काम करते हैं। विजेता के काम करने का तरीका अलग होता है, और उसी अलग तरीके की बात कर रहा। बीपीएससी पीटी देने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और यहीं पर सावधान होने की जरूरत है। आधे से ज्यादा पीटी देने वाले जो होते हैं वो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले होते हैं, और उनको हल्के में आप मत ले, कम से कम प्री के स्तर पर। मेंस की तैयारी कितनी भी आपकी बेहतर हो, लेकिन वो सक्षम है प्री में कट ऑफ को ऊपर ले जाने में, और कट ऑफ को ऊपर ले जाते हुए आपको बाहर करने में। तो अगर आपको यह पता है तो आप सतर्कता बरतेंगे ना, आप सजग रहने की कोशिश करेंगे ना। क्लियर? और इसलिए हमने कहां से शुरू किया था? कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, नहीं? तो ये जो चुटका पढ़ने की आदत है, चुटका पढ़ने की आदत बदले, अगर गंभीर है बीपीएससी की तैयारी को लेकर। नहीं तो मुझे लगता है इसके 2 किलोमीटर के रेंज में तो 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट होंगे जो बीपीएससी पीटी की तैयारी करवा रहे होंगे, मोर देन 100। मैं तो आपको गारंटी भी नहीं देने वाला हूं कि मैं आपका श्योर शॉर्ट पीटी करवा दूंगा, एक बार भी मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे, और लोग तो गारंटी भी देंगे। नहीं, 25-25, 50-50 रुपये, यहां तक 11 रुपये के गुरु दक्षिणा से भी क्लास होता है। 11 रुपये के गुरु दक्षिणे से भी क्लास होता है, जो दे सके आप, कुछ देके ही तो जाएंगे, नहीं? और मेरे यहां आएंगे तो मैं तो फी भी टाइट रखूंगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें।
आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी ज़रूरत आपकी प्राथमिकता के अनुरूप है या नहीं है। क्लियर? विशेष रोशन सर से मैं कहूँगा कि डिटेल में इन पहलुओं पर आपके साथ चर्चा करें। मोटा मोटी मुझे स्ट्रैटेजी को लेकर, अप्रोचेज को लेकर मुझे ये जानकारियाँ आपको देनी थी। Thanks a lot. सर ने लगभग बातें आप लोगों के साथ चर्चा कर ली है। तो अब मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो मैं आप लोगों के से पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लोग पहले भी प्री दे चुके हैं इस बार या अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं? दे चुके हैं मीन्स कि कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा तभी जाके आप प्री दिए होंगे। तो आप लोगों में दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जो या तो अंडर ग्रेजुएशन होंगे, जो ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, और दूसरे लोग वो होंगे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, एक बार प्री दे चुके हैं, एग्ज़ाम हॉल का अनुभव कर चुके हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाके नहीं आता है कि श्मशान में जाता है तो अचानक से वैराग्य का अनुभव होता है, उसी तरह के एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो अचानक से दिव्य ज्ञान का अनुभव होता है कि आप जाइएगा वहाँ तो पता चलेगा कि अरे हम तो कुछ किए ही नहीं थे, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो फिर जाके बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम देंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर बहुत अच्छा से करेंगे। फिर अगला टाइम तक जाते जाते अगले श्मशान यात्रा तक फिर वो अपने घर परिवार में फिर लीन हो जाता है। फिर जब कभी किसी के साथ श्मशान पहुंचता है तो फिर उसको वैराग्य जगता है कि क्या ये जीवन में रखा हुआ है, देखो आदमी मर गया, जल गया। तो इस तरह की जो वैराग्य क्षण भर के लिए एग्ज़ाम हॉल में आती है, उसको चाहिए कि आपको वहाँ से आप लेसन लीजिए, और सबसे पहले तो कुछ भ्रांतियों को दूर कीजिए। एक भ्रांति चलती है, और जब भी आप सिविल सर्विस के तैयारी से जुड़ेंगे तो एक भ्रांति सबके बीच में प्रचलित है कि प्री जो है वो टेस्ट ऑफ मेमोरी है, आपके याद करने की क्षमता की जांच होती है वहाँ पर, है ना, कि आप जितना रट लीजिएगा और रट के जाएंगे वहाँ पर। प्री में तो केवल मेमोरी की टेस्ट होती है। लेकिन इस भ्रांति को इस बात से तोड़िए कि आपके आंसर आपके सामने रखा हुआ होता है। मैट्रिक एग्जाम देने जाते होंगे, देखते होंगे कितना हंगामा रहता है, चुटका लेके लोग जाता है ना, चोरी करता है, वहाँ कुछ मिल गया वहाँ से पढ़ के लिख लेता है। यहाँ पर आंसर भी आपके सामने रहता है। तो मेमोरी को तो टेस्ट नहीं है, क्योंकि आंसर तो आपके सामने रखा हुआ है, उसमें से आपको एक चुनना है। तो टेस्ट फिर किस चीज़ की है? वो आपके कॉन्शस माइंड के साथ साथ आपके सब कॉन्शस माइंड की भी जांच होती है। मीन्स कि आपका कॉन्शस माइंड क्या सोच रहा है, वो तो आप 50-60 क्वेश्चन तक आप सीधे जानते होंगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा, वो आप कर लेंगे। बहुत हुआ तो 80 तक 90 तक आप कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा से कंसेप्चुअल या हर तरह से तैयारी करते हैं, या जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उस न्यूज़पेपर से अपडेटेड हैं, या टेक्स्ट बुक की भी आपने पढ़ाई कर रखी है, फिर भी आप 90 से ज़्यादा प्रश्न जब आप टच करने की स्थिति में होंगे, उस स्थिति में आप कहीं ना कहीं से तुक्के का सहारा लेंगे। सर अभी तुक्के के विषय पे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बिना तुक्के का सहारा लिए हुए 90 से एबव जाने में आपको मुश्किलें आएंगी। तो अब आएगा कि भाई तुक्का का कैसे सहारा ले, है ना। स्मार्ट गेस कभी भी आप कीजिएगा, गेस तो आप कीजिएगा, 90 के बाद पक्का है कि बिना गेस किए हुए आप नहीं जा सकते, चाहे कोई भी बच्चा हो, वो 100 से एबव भी स्कोर कर रहा हो तो भी 90 से एबव करने का जो क्वेश्चन की पैटर्न है, या जो क्वेश्चन को आप कभी भी आप बना के पढ़िएगा या कभी भी क्वेश्चन का एक्सरसाइज कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि 90 तक या 90 मतलब मैक्सिमम मैं 90 तक का एक लेवल ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे आप तुक्का आप लगाते हैं? तो तुक्का लगाने का 2 तरीका है। एक तो कि हनुमान जी को याद करके कर लेते होंगे कि अरे चलो भगवान मदद करेंगे, हो जाएगा, खूब जतरा वतरा देख के जाते होंगे, उसका सहारा लेते होंगे, अपने इष्ट को सुमरते होंगे, उससे कुछ नहीं होता है। वो इष्ट कहीं सहायता नहीं करते। इष्ट अगर आपकी सहायता करते हैं तो आप यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं घूमते रहते। तो वो भूल जाइए। बजरंगबली का, हाँ वो डेली लाइफ का चीज़ है, याद कीजिए, लेकिन उनका सहारा लेने की कोशिश मत कीजिए, अपना सहारा खुद बनिए। तो कैसे होता है? आप कुछ पढ़े,
किसी के साथ डिस्कस किए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। कहीं भी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड करते कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जितनी बातें लिखवा दी उतना ही में से प्रश्न आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। या आप जो पेपर पढ़ें उस पेपर से ही प्रश्न आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। या जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया गया उससे ही प्रश्न आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन में कोई बात चर्चा की हुई, वहाँ से प्रश्न आ रहा है और उसका मैं क्रेडिट लूँ कि नहीं मैंने अपने क्लास में डिस्कस किया था, वहाँ से प्रश्न आया, मेरी भी क्रेडिट नहीं है, आपकी क्रेडिट है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और आप वहाँ से सहारा लेके उस प्रश्न को या उस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचने में सफल हो रहे हैं। अभी हम लोग इंटरव्यू प्रोग्राम चला रहे थे और एक लड़का जो कि बहुत ही मेरिटोरियस है, 10th में 12th में दोनों में एबव 80% के आसपास मार्क्स है। BHU से हिस्ट्री से ग्रेजुएशन वो बच्चा किया है और हिस्ट्री से ग्रेजुएशन में भी उसको 70% से एबव मार्क्स है BHU यूनिवर्सिटी से। और जब हम लोग सिंपल सा एक प्रश्न हमारे बोर्ड के जो चेयरपर्सन कर्नल सर उन्होंने पूछा कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, तो उसने जवाब दिया बाबर और राणा सांगा के बीच हुई है। तो सोचिए कि एक लड़का जो प्री क्वालिफाई किए हुए, जिसका बेहतर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्री मेंस और आफ्टर वो इंटरव्यू दे रहा है, वहाँ पर जाके आदमी अगर इस तरह की गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ऐसा बात तो नहीं है कि वो मतलब उसके आप जो बच्चा इंटरव्यू दे रहा है तो उसके आप नॉलेज पे तो आप प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि तमाम 2 बैरियर को पार करके वहाँ गया है। तो क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? या आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने जब जाते हैं या पहले भी कभी दिए होंगे तो ऐसा क्या होता है कि आप सिंपल प्रश्न को गलत करके आते हैं जबकि कठिन प्रश्न को सही करके आते हैं? क्या है इसके पीछे रीज़न? कभी सोचे हैं इसको स्थिर से? कभी शांत होकर कभी सोचिएगा कि हमसे ऐसी गलतियां क्यों हो रही, क्यों थोड़े थोड़े से हमारा चयन रुक रहा है? तो आपके मन में पहला चीज़ आएगा कि पहला जो चीज़ होता है वो प्रेशर का। आप इतना ज़्यादा तनाव ले लेते हैं, तो पहला चीज़ है कि प्रेशर को आप मेंटेन करें, अपने ऊपर वो तनाव हावी नहीं होने दें, एग्ज़ाम के दबाव को कभी मत लें। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप सिंपल जनरलाइज तैयारी को शुरू करें, सिंपल बातों को लेके चलें। आप पूरे की पूरी तैयारी को लेके चलेंगे तो जो एक एज गैप है वो एज गैप है कि 21 ईयर से लेके जनरल का जो है वो लास्ट जो एज है वो 37 ईयर है ना। कितना साल का गैप है दोनों के बीच? 16 साल का गैप है। इसके अलावा छूट क्या दी गई है कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो अपना रैंक सुधारने के लिए वो भी एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो आपका मुकाबला उनके साथ भी है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, है ना। एक तो कि एज गैप है कि उतने दिनों के बीच में बहुत सारे लोग पीजी कर चुके होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सब्जेक्ट का महारत हासिल कर चुके होते हैं, उनके पास एग्ज़ाम का एक एक्सपीरियंस आ चुका होता है और आप वहाँ नए हैं, तो फिर कैसे उनका मुकाबला कीजिएगा, है ना। सबसे पहला चीज़ तो यही आएगा कि भाई वहाँ तो उतने बड़े बड़े बाबा लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम कैसे मुकाबला करें, क्या करें। तो देखिए जो सिंपल प्रश्न में जो वो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो जब आप एक सैचुरेशन के लेवल पे पहुंच जाइएगा तो उस सैचुरेशन के लेवल के बाद उनके पास अनुभव रहता है, उस अनुभव के आधार पर उससे निकल सकते हैं। तो क्या करते हैं कि जनरल जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ गलती करने की संभावना बनती है। और आपके साथ क्या है कि आप उस जनरल क्वेश्चन में जितना बेहतर परफॉर्मेंस कीजिएगा उतना आप सिलेक्शन के करीब होते चले जाइएगा। सिलेक्शन एक्सेप्शनल क्वेश्चन पे कभी नहीं होता है। 20 से 25 जिस आपने अभी चर्चा की कि 25 क्वेश्चन जो रहता है वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहता है, वहाँ ना आप पहुँच पाइएगा ना हम पहुँच पाएंगे, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता है। 2-4 लोग अगर कर भी लेते हैं तो दैट इज़ एक्स्ट्रा ये मेरिट कहिए उसको कि अपने एक्स्ट्रा मेरिट के सहारे वो 25 क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। लेकिन 125 क्वेश्चन आपके रेंज में होता है और 125 क्वेश्चन में जिस 90 क्वेश्चन से हमने शुरुआत की थी उस 90 क्वेश्चन में आपको मिनिमम टू मिनिमम गलतियां करनी है। वो जनरल जो प्रश्न आते हैं, जो सामान्य प्रश्न होते हैं, उनमें आपको बेहतर परफॉर्म करना है। वो प्रश्न चाहे हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे साइंस से संबंधित हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, करंट अफेयर्स से हो, पॉलिटी से हो। अब यहाँ पर देखिए कि प्रश्नों का जो प्रकृति है वो भी 2 तरह का मिलेगा। एक प्रश्न जो मिलेगा वो कंप्लीट फैक्चुअल प्रश्न मिलेगा। अब पिछले 4-5 एग्जाम से देख सकते हैं तो एक क्वेश्चन जो रहते हैं वो कंप्लीट फैक्चुअल प्रश्न रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं। जैसे इसी बार मगध की राजधानी पूछी गई थी कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी,
या इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, जैसे इस बार रूल ऑफ लॉ से प्रश्न पूछा गया था, कानून का राज क्या होता है ना, रूल ऑफ लॉ से एक प्रश्न पूछा गया था। तो वहाँ पर थोड़े से कंसेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम जो करंट के क्वेश्चन होते हैं, करंट के क्वेश्चन मैक्सिमम अगर या इकोनॉमी जिसकी सर ने चर्चा कर रही थी और चर्चा की कि बहुत आप लोगों के लिए कठिन होता है, तो देखिएगा उठा के कि हर वर्ष के सर्वे से, बिहार सरकार का सर्वे रहता है, उस सर्वे का जो जनरल ब्रीफिंग जो शुरू का 10 पेज का ब्रीफिंग रहता है, वहाँ से 6 से 7 प्रश्न रहते हैं। तो सब आपके रेंज में है, आप उसको बेहतर तरीक़ा से वहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ तक रही टारगेट की बात कि एक टारगेट आप कितना लेके चलें, सर ने कहा कि 96 या 100 तक या आप एक सेफ टारगेट लेके चल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहूँगा कि आप कम से कम एक 105 का टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि बिहार का जो सिचुएशन है या बीपीएससी जो आंसर जब प्रोवाइड करवाती है, उस आंसर को प्रोवाइड करवाने के साथ साथ वहाँ पर देखिएगा कि अचानक से 5 या 10 क्वेश्चन, पिछले 2-3 एग्जाम को अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए कि 5 से 10 प्रश्न वहाँ से हटा दिए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी प्रकार का फेरबदल ना हो तो आप 105 का एक टारगेट लेके चलेंगे, और 105 के टारगेट में एक 105 का आप टारगेट लेके चलेंगे, जिसका जो मैक्सिमम पोर्शन है आप हिस्ट्री से करें, पॉलिटी जो आपके रेंज का चीज़ है, फिर करंट अफेयर्स के साथ साथ सर्वे, और सर्वे को इन सब को लेके चलेंगे तो आप 105 के टारगेट तक ईजिली पहुंच जाएंगे। उसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत कंसेप्ट के साथ साथ एक जनरल तैयारी जब कभी भी हो तो आप एक कंसेप्चुअल तैयारी शुरू करें। कंसेप्चुअल तैयारी के साथ साथ एक थॉट प्रोसेस को लेके चलें कि सिविल की जो पूरी की पूरी तैयारी है वो एक थॉट प्रोसेस है। केवल लुसेंट पढ़ लेने से या केवल हम भी आपको कुछ फैक्ट बतला दें उस फैक्ट से, या कुछ हमने ही चर्चा की तो हमारे ही बात तक सीमित नहीं रह जाना है। या किसी भी क्लास में आप जाते हैं या किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं तो उस बुक तक ही सीमित नहीं रह जाना है। उस बुक को या उस बुक से जो आपने लिया उसको अपने अनुसार ढालने की कोशिश करनी है, अपने थॉट प्रोसेस का, अपने विचार पद्धति का उसको हिस्सा बनाना है। जब वो आपके विचार पद्धति का हिस्सा बन जाएगा तब आपके लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक प्रोसेस बन जाएगी, और जब ये तीनों एक प्रोसेस बन जाएगी तो आपको सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आप गौर करते हुए अगर तैयारी को करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम की तरफ अगर बढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। एक चीज़ और, क्वेश्चन बैंक को लेके तैयारी में आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो जिसके थ्रू आपको तैयारी करना चाहिए और जहाँ सबसे ज़्यादा हेल्प लेना चाहिए वो क्वेश्चन बैंक है। चाहे वो प्री का कर रहे हैं या मेंस का कर रहे हैं, या प्री का ही अभी अगर आप क्लास कर रहे हैं तो प्री का भी क्लास कर रहे हैं तो कम से कम जीएस का क्वेश्चन बैंक मेंस का भी साथ में रखिए और प्री का भी साथ में रखिए। और क्वेश्चन बैंक को बनाइए नहीं कभी भी, क्वेश्चन बैंक को पढ़िए मीन्स कि जब से बीपीएससी में ई ऑप्शन आया है तो ई ऑप्शन आने के साथ ही आपके साथ समस्या क्या आ रही है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गए होंगे तो भी, एग्ज़ाम हॉल से बाहर अभी आप तैयारी कर रहे हैं फिर भी देखिए कि क्वेश्चन ई जो रहता है उसका सर ने चर्चा की थी कि उसका जो स्कोप है वो स्कोप बहुत, उसका जो फलक है वो बहुत ही लंबा हो जाता है, ए से लेके 4 तक तो है ही, इसके साथ एक ई ऑप्शन भी है। तो आपको डिफरेंट डायमेंशंस उसको सोचने का मौका मिलेगा वहाँ पर। आप एक तरीका से नहीं 4 तरीका से सोचते थे, अब यहाँ पर एक 5वां तरीका से आपको सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक को आप पढ़िए, क्वेश्चन बैंक में देखिए कि किस किस तरीका से यहाँ इस आंसर तक पहुँचा जा सकता है, और वो केवल प्री तक सीमित नहीं रखना होगा। प्री के साथ साथ मेंस का भी अगर आप उसके साथ ही करते चलेंगे तो आपका एक कंसेप्ट सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का क्लियर होगा, जो आगे जो समय का गैप बहुत छोटा सा आपको मिलता है। जैसे अभी देखिए कि प्री का रिजल्ट आएगा मार्च में और संभावना है कि मार्च या अप्रैल में ही मेंस हो जाएगी। तो उस बीच जो प्री के बाद जो आपके पास टाइम मिलता है उस टाइम का भरपूर यूटिलाइजेशन आप तभी कर सकते हैं जब अभी आप उसको बेहतर तरीक़ा से कर लें। अभी अगर आप जो आपके पास कैलेंडर अवेलेबल है उस कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखते हैं तो
अभी अभी से लेकर अक्टूबर तक का प्री का टाइम दिया गया है। एक एस्टिमेटेड टाइम है कि अक्टूबर में आप प्री की तैयारी करेंगे, तो प्री तक आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए अक्टूबर तक का, कि अक्टूबर तक में हम इस प्रकार से करें कि आगे अगर नवंबर या दिसंबर या जनवरी में भी अगर हमारा मेंस होता है, जनवरी फरवरी जो भी हो, जब भी आपका मेंस होता है तो आप इस स्थिति में हो कि आप मेंस को भी क्रैक कर सकें। तो एक लंबा जो प्रोसेस है, जो 21 साल से लेकर और 37 साल तक जो जाने की स्थिति, वहाँ तक आप न पहुँचें। आप 25-24 जो भी हो, जो भी आपके पास मिनिमम टाइम हो, उस मिनिमम टाइम में इस चीज़ को स्नैच कर सकें, इस चीज़ को बीपीएससी से एक पोस्ट को आप छीन सकें। तो ये 3-4 बातें हैं जहाँ पर आप बेहतर तरीक़ा से काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और चर्चा की थी कि आपका कॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड, तो आता है कि आप तुक्का लगाने का जो तरीका है वो कैसे आप अपने अंदर डेवलप कीजिएगा, है ना, कि आप जब भी लेना होगा तुक्का का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो क्वालिफाई करना मुश्किल है, तो लेना तो है ही, तो कैसे उसका अभ्यास कीजिएगा, क्या तरीका होगा अभ्यास करने का। तो आप हमेशा टेस्ट सीरीज से गुजरिए। वैसे टेस्ट सीरीज से नहीं गुजरिए जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे रख दिए जाते हैं और 10-15 रुपए में हर जगह अवेलेबल रहते हैं। हर ये फोटो स्टेट वाले के पास भी टेस्ट सीरीज के बंच अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से गए टिक लगा लिए, सोचे कि अरे 120-115 सही हो रहा है, बीपीएससी में भी आएगा तो हमारा यही स्थिति हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ से बचिए। थोड़ा सा जो बीपीएससी प्रश्न ही पूछ रहा है उसी प्रश्न में से कुछ प्रश्न को छांटिए और एक स्मार्टली अपने से बनाना शुरू कीजिए। नहीं तो किसी भी टेस्ट सीरीज को या कहीं का भी टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो देखिए कि आप उस जगह पर कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सामान्य प्रश्न तो आप आराम से कर लेंगे, जो वन लाइनर टाइप के, जो जीके टाइप के प्रश्न है वो आप कर लेंगे, लेकिन उस प्रश्न से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो मैक्सिमम आप करेंगे तो 60 प्रश्न से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वन लाइनर जो फैक्चुअल प्रश्न रहेंगे वो मैक्सिमम 60 रहते हैं, 60 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। वो हर एग्ज़ाम में आप उठा के दीजिएगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ 60 प्रश्न, वहाँ थोड़ा कम दायरा रहता है, लेकिन यहाँ बीपीएससी में 60 प्रश्न आपके दायरे में रहेंगे, वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन 60 से जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर की ओर जाता जाएगा, वहाँ पर वो दायरा धीरे 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 टफ होते जाता है। और टफ तब होता है, और वो टफ होने का जो स्टेज है वो टोटल का टोटल आपके कंसेप्चुअल नॉलेज जो आपने पढ़ा है, उस पढ़ाई से आपने क्या अपने अंदर ग्रहण किया, उसको अपने विचार के अनुसार कैसे ढाला, इस पर डिपेंड करता है। तो इसका अभ्यास आप टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज के थ्रू जितना आप उस जगह परफॉर्म करेंगे, आप जो आपका कट ऑफ है उस कट ऑफ के उतना ही नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। तो ये 5-6 बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप कर सकते हैं। इस पूरे तैयारी के संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा हो तो आप अपनी जिज्ञासा बतला सकते हैं। ज्योग्राफी के बारे में एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट जो हैं ज्योग्राफी के आज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है आज के दिन यहाँ पर, तो मैं ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ हूँ भी नहीं। मैं आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। ज्योग्राफी का मतलब पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सर देखें, प्रश्न जो भी होंगे 3 एरिया से होंगे। वर्ल्ड से होंगे, कम पूछे जाते यहाँ पर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी से जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती है, देखिए रोशन सर वो ओके,
करीब करीब आप देखें, इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या करीब करीब 20 के आसपास रहती है। और फिर बिहार की ज्योग्राफी, इन दोनों को लिंकअप कर दें। ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे बेहतर जो तरीका है, ज्योग्राफी के एरिया को डिफाइन करें। इकोनॉमी की ज्योग्राफी आप कह लें, इकोनॉमी वाले इकोनॉमी की ज्योग्राफी को इकोनॉमी का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आप यहाँ से मूव करें, तो दूसरा एरिया जो है वह आपको फिजिकल है। तीसरा व्हाट एंड वेयर। नहीं तो ज्योग्राफी को सबसे बढ़िया पढ़ने का जो तरीका है, मैप को रखें। ज्योग्राफी थ्रू मैप, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें मैप की क्यों ज्योग्राफी में अहमियत है, क्यों ज्योग्राफी को मैप के जरिए देखने की बात कर रहा है। एक मैप को उठाएं और अगर उस मैप में चीजों को आप आइडेंटिफाई करें तो उसका एक विजुअल इंपैक्ट होता है। जैसे कभी भी आप मुझसे देखें तो मैंने जितनी चीज की चर्चा की है देखेंगे इतने में मौजूद है, नहीं इतने में अगर मौजूद है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का समय मिले तो इसको हमारी आंखें क्या करती हैं, स्कैन कर लेती हैं। तब मैप के थ्रू जब ज्योग्राफी में जाते हैं तो चीज़ों को रिकॉल करना आपके लिए आसान होता, मेमोराइज करना आपके लिए आसान होता, कैरी ऑन करना आपके लिए आसान होता है। ठीक है। दूसरा जो कंटेक्स्ट उभरता, जैसे सोर्स मटेरियल के रूप में ही आप जाकर के देखें तो मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए एनसीईआरटी को आधार बनावे और एकदम थोड़ी देर के लिए कौन क्या कह रहा है भूल जाएं। यह मैटर नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है, छोड़ दीजिए। प्रश्न यहां से पूछा जाता, प्रश्न यहां से नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्योंकि प्रश्न अगर जहां से पूछा जाए ना, एक बात बार बार मैं कहता हूं अपने मेंस वाले बच्चे को, सर कब खत्म हो जाएगा, कई बार प्रश्न होता, मैं कहता हूं कि कब खत्म कर दूं, बतला दो। बीपीएससी का तुम्हारा जो सिलेबस है 30 दिन का मुझे समय चाहिए मेंस का। 30 दिन में मैं करवा दूंगा। 90% क्वेश्चन मैं इंश्योर करता हूं उसी के आसपास से रहेंगे। लेकिन वो खत्म मेरा होगा ना, वो 30 दिन में खत्म मेरा होगा। उस 30 दिन में आपका खत्म होगा या नहीं ये तो आप बतलाएंगे। मैं इंश्योर कर सकता कि आपके पास जो क्लास नोट्स होंगे वहां से आप कर सकते हैं, उन चीजों को आपके साथ डिस्कस किया गया है, ये इतना तक मैं इंश्योर कर सकता। उसके आगे आप जाके करते हैं नहीं करते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, वो फिर प्रॉब्लम आपका है। ठीक वही बात मैं पीटी के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं। और पीटी के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करता हुआ कहूं, ठीक है, तो मैं अपनी तैयारी, ज्यादा तो मौका नहीं मिला, 2 ही बार बीपीएससी पीटी दिया, हंसते खेलते दिया। और अगर कोई चीज पढ़ी तो केवल और केवल दर्पण 8 महीने का, पिछले 8 महीने का देख जाता था। और तब जबकि आपकी ज्योग्राफी भी मुझसे अच्छी होगी और साइंस भी मुझसे अच्छा होगा। 2 एरिया वीकेस्ट पोर्शन जीएस में मेरा था, लेकिन उसके बाद भी कभी होने में दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद भी इन कमजोरियों के बावजूद होने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों के समय में लेंस देख लिया, दर्पण देख लिया, ऐसे कुछ एरिया को आइडेंटिफाई करते, विटामिन, वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे कुछ एरिया को आइडेंटिफाई करते थे जहां से प्रश्न मोटा मोटी उठा करके पूछे जाते थे। उस एरिया को देख लिया, वहां से प्रश्न पूछे ही जाते थे। तो मोटा मोटी जितनी जरूरत थी
उतना वहां से मैनेज करने की स्थिति में होता था। अब बातें स्पष्ट हुई है, ठीक है ना। तो प्री क्वालिफाई करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। बार बार आप गौर करेंगे, रोशन सर ने भी उस चीज पर जोर दिया, मैंने भी उस चीज पर जोर दिया। वो जोर किस चीज पर दिया? वो जोर हमने इस बात पर दिया कि इन इवन कंडीशन हर हालत में आपको क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक को पढ़ने की बात मैं कह रहा हूं, देखने की बात मैं नहीं कह रहा। जब क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ते हैं तब आप ये इमेजिन करते हैं कि अगर इसी तरह के प्रश्न पूछे गए तो और क्या क्या प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, इसी से मिलते, क्योंकि प्रश्न उसी के आगे पीछे उसी से मिलते जुलते पूछे जाएंगे। नहीं, आप अगर देखें तो 66 बीपीएससी को लेकर के कुछ प्रश्नों पर जो विवाद चल रहा है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, विवाद का एक मसला जो है फॉरेस्ट एक्ट, ये वाला भी है। और मुझे नहीं ध्यान है उस प्रश्न का क्या आंसर दिया है। नहीं, आप कहते हैं फलाने सोर्स में ये दिया गया। अरे फलाने सोर्स में दो ही सोर्स हैं, या तो इकोनॉमिक सर्वे है या फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और बीपीएससी ने एबीसीडी का जो डाटा दिया है वो डाटा ना इकोनॉमिक सर्वे से मैच करता है, ना वो डाटा फॉरेस्ट रिपोर्ट से मैच करता है। दो में से किसी से मैच नहीं करता, और दो में से किसी से मैच नहीं करता है तो आंसर ई होना चाहिए। अब क्या दिया है मैं नहीं कह सकता, किसी ने देखा है आप में से, लेकिन इतना तो लॉजिक लगा सकता हूं ना, इतना तो लॉजिक हम लगा सकते हैं। नहीं, अगर बीपीएससी ने अगर ऐसा उसने आंसर दिया होता 7% के आसपास, तो 6.5% भी 7% के आसपास है, 6.95 भी 7 के आसपास है, 7.05 भी 7 के आसपास है। लेकिन अगर उसने मान लीजिए एक इमेजिन करे, क्या फिगर दिया मैं नहीं कह सकता, अगर यह बतला रहा है कि 7.19% ज्योग्राफिकल एरिया में बिहार जो है में फॉरेस्ट का विस्तार है, और अगर वहां पर इकोनॉमिक सर्वे में 7.38% अगर दिया है, नहीं तो ये या तो सही होगा या गलत होगा। 7.19 7.38 थोड़े हो सकता है। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो इस चीज को समझने की कोशिश किया। मुझे लगता, कम से कम मैं कह सकता कि मैं जितने मतलब पिछले 2-3 एग्जाम में बीपीएससी ने जो आंसर दिए हैं, शायद इस बार के आंसर बीपीएससी ने सावधानी पूर्वक तैयार किए। इस बार के आंसर को लेकर के वैसा विवाद नहीं दिखेगा, जैसा विवाद इक्के दुक्के आंसर छोड़ दे तो वैसा विवाद नहीं दिखेगा जो विवाद आपको पहले दिखे करते थे। क्लियर? तो बेस्ट वे है ऑक्सफोर्ड का एटलस मैप ले लें, उसके थ्रू आप मूव करने की कोशिश करें ज्योग्राफी सेक्शन के लिए। एनीथिंग मोर? क्या करंट के लिए मैं बतलाया ना, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते? न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? ठीक है, प्रभात खबर कंपैरेटिवली ठीक है। मतलब बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो प्रभात खबर दैट्स गुड। वो पता चलाने के लिए मेहनत करनी होगी, ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। उसके लिए आपको यह जानना होगा, एक बुकलेट मेरे ख्याल से अगले वीक में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, पूरे के पूरे प्री के ट्रेंड एनालिसिस पर, ठीक है। 66 का पेपर जो उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं है तो इस वीक में करवा करके वो उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। सवाल यह उठता कि करंट में प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। एक बार नजर दौड़ाएं ना, नजर दौड़ाने की कोशिश करें। नहीं, प्राइस से
अवार्ड से पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं, खेल खिलाड़ी से पूछे जा रहे हैं, बुक एंड ऑथर्स से पूछे जा रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण का देखिएगा, जो एक सामान्य घटना नहीं, एक घटना कर प्रतियोगिता दर्पण का डिफरेंट सेक्शन है ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य ज्ञान क्रम, तो वो वाला सेक्शन देखेंगे तो उस एरिया से मुझसे अगर पूछे तो मैं दर्पण प्रीफर करता हूँ। एज ए स्टूडेंट भी दर्पण प्रीफर करता था, एज ए टीचर भी दर्पण प्रीफर मैं करता हूँ। इसलिए क्योंकि दर्पण की एक ऑथेंटिसिटी है, दर्पण की ऑथेंटिसिटी है, और दर्पण की ऑथेंटिसिटी में देखेंगे क्रॉनिकल के साथ क्या है, क्रॉनिकल का टॉपिक कवरेज बेहतर है, और दूसरा क्रॉनिकल का दर्पण की तुलना में सिविल ओरिएंटेशन ज़्यादा है। दर्पण केवल सिविल के लिए नहीं है और कई सारी चीज़ों को समाहित करता है। लेकिन अगर क्रॉनिकल के दायरे को देखें तो, लेकिन क्रॉनिकल के साथ एक समस्या क्या है, टॉपिक कवरेज तो क्रॉनिकल का बेहतर होता है, लेकिन क्रॉनिकल में डाटा की रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी को लेकर के प्रॉब्लम होता है। इसलिए जिस तरह के बिहार में प्रश्न पूछे जाते, उन प्रश्नों के कंटेक्स्ट में मैं सजेस्ट करूंगा आइदर दर्पण को आप प्रीफर करें, दर्पण आपके लिए मेंस में भी उपयोगी होगा। नहीं, प्री स्पेसिफिक में देखेंगे तो घटना चक्र भी एक ऑप्शन हो सकता, घटना चक्र ठीक ठाक है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन घटना चक्र में क्या है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का दबाव होता, नहीं आपको लगता है घटना चक्र पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा लगता है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतने इंफॉर्मेशन से भरे पड़े उसमें है कि फिर उसमें छांटना और ये करना ये ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के रूप में जागरण में सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं, एक पक्षु है और दूसरा चीज देखिए, पेपर का मतलब है कि स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर पेपर का कोई ना कोई पक्ष होता, लेकिन कम से कम इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि उस पेपर में जो आलेख मिल रहे हैं वो दोनों पक्षों को कम से कम हमारे सामने ला सके। दोनों पक्ष अगर हमारे सामने लाते हैं तो हम बैलेंस को डेवलप करने में, बैलेंस को मेंटेन करने में हम समर्थ होते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं आती तो हम उनको मेंटेन करने में समर्थ नहीं होते। तो मुझे लगता है प्रभात खबर का कवरेज अच्छा है, प्रभात खबर गुड है, भास्कर भी ठीक है, दैनिक हिंदुस्तान भी ठीक है, ठीक है। और स्पेशली प्रभात खबर इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूं क्योंकि उसमें देखेंगे बिहार स्पेसिफिक अगर देखें, और जितने पेपर का नाम मैं लिख रहा हूं उसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव है, नहीं। लेकिन अगर प्रभात खबर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो बिहार झारखंड स्पेसिफिक है, तो बिहार झारखंड स्पेसिफिक न्यूज का ज़्यादा विस्तार से वहाँ पर कवरेज होता है, और वो पर्सपेक्टिव आपके लिए अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो वो पर्सपेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर? और कुछ? दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब मैं नहीं कह सकता कि मुझसे चूक कैसे हुई अभी चर्चा के क्रम में, लेकिन यह ऐसा बिंदु था जिस बिंदु को मुझे डिस्कस करना चाहिए था, और उसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा। मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी समझ कहती है, एक हमारे सीनियर हैं रेलवे अकाउंट में हैं, तो जब 96 में हमने अपना ग्रेजुएशन किया तो उस समय वो मेंस दे रहे थे, उस समय फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब पहुंचे उनके पास कि भैया कैसे तैयारी करें, कुछ बतलाइए अप्रोच, तो उन्होंने कहा दुर्बुर्बक, मेंस के बारे में अभी सोचता है, पहले पीटी की तैयारी करो और पीटी निकालो तब मेंस के बारे में सोचना। पहले पीटी की तैयारी करो, पीटी निकालो तब मेंस के बारे में सोचना, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें तब मैंने ना तो इस अप्रोचेज को एज ए स्टूडेंट स्वीकार किया है, ना एज ए टीचर स्वीकार किया है।
मेरा मानना है अगर आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं, अगर आप अपने कैरियर को लेकर गंभीर हैं, नहीं गंभीर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी और अपने कैरियर को लेकर के गंभीर हैं तो हर स्थिति में प्री के साइकिल में प्री मेंस इंटरव्यू के साइकिल में इंटर करने के पहले आपके मेंस की तैयारी एक बार होनी चाहिए। एक बार आपके मेंस की तैयारी होनी चाहिए। और अगर एक बार आपकी तैयारी होनी चाहिए, जैसे इस एग्जाम के बारे में टेंटेटिव क्या कहा जा रहा है, 67th बीपीएससी कब होगा? अक्टूबर में होगा। नहीं तो अक्टूबर में होगा तो अभी आपके पास 9 महीने का समय है, तो निश्चित तौर पर मुझसे पूछेंगे तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको ध्यान हो, इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात मैं कर रहा था ना, कि केवल पीटी की बात मत करें, केवल पीटी के बारे में मत सोचे, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों को लेकर के चले। अभी आपके पास समय है, क्योंकि फिर मैं अपनी बातों को दोहराऊंगा, क्योंकि इस बिंदु पर मैं चर्चा कर चुका हूं। वह यह कि अगर आपने मेंस की तैयारी की है तो औरों की तुलना में जिन लोगों ने मेंस की तैयारी की है 5 से 7 प्रश्नों में उनको एज पीटी का एग्जाम देते हुए होंगे ही होंगे, ना हो यह संभव ही नहीं है। यह बीपीएससी के कंटेक्स्ट में कर रहा हूं, अगर यूपीएससी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो वह संख्या 8 से 10 प्रश्नों की जाती है, क्योंकि वहां पर कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्नों की संख्या यूपीएससी के पीटी में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो निश्चित तौर पर आपको मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए। एक दूसरी बात, जब आपने मेंस और ऑप्शनल की बात की तो एक और बात मैं कह दूं, जिस भी सराउंडिंग्स में आप रह रहे होंगे, जिन लोगों से बात कर रहे होंगे, अगर उनके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो उनसे सजेशन लेने जाएंगे तो वो आपको कहेंगे फलाना ऑप्शनल ले लो, फलाना ऑप्शनल ले लो। नहीं, आप खुद सोच करके देखें, तैयारी आपको करनी है या दूसरे को? किसको करनी है तैयारी? आपको करनी है। नहीं, कौन सा ऑप्शनल आपके लिए उपयुक्त है, कौन सा नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? आप या वो या मैं? कौन डिसाइड करेगा? कई बार देखता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास समय पर्याप्त होता है, पता चला बीपीएससी फोरम पर जाकर के प्रश्न किया नहीं कि कौन सा ऑप्शनल ठीक रहेगा, तो कई बार मेरी भी नजर पड़ती है तो मैं इच्छा होती है कि लिख दूं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या सिविल है या ऐसा कोई भी है, ये ले लो, ये ठीक रहेगा। नहीं, जैसे आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ भारे के लोग मौजूद हैं, आप पूछिए कि मैं मेंस के लिए कोचिंग करना चाहता, कौन सी जगह ठीक है, खटाखट जो है एंट्री शुरू हो जाती है वहां पर। नहीं, और वहीं से माहौल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। अरे जरूरत क्या है आपको, यह आपको पता है ना। कुछ हो तो 5 जगह जाएं, 5-5 दिन क्लास करें, अपने आप आइडिया आपको मिल जाएगा। आइडिया अपने आप आपको मिल जाएगा। एक क्लास में बैठेंगे, आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगा उस क्लास के दौरान कि उस टीचर का वह टीचर किस विजन से क्लास ले रहा है। यह बड़ा क्लियर कट मिल जाता है। नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब, ज्यादा किसी के कहने पर ऑप्शनल कभी मत ले। पहली प्राथमिकता दें अपने इंटरेस्ट को, हमारी रुचि किस विषय में है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखते हुए कि यह बड़ा यह दौर जो है गलाकाट प्रतिस्पर्धा का दौर है, क्लोज कंपटीशन है यहां पर। और ऐसी स्थिति में हर बार आपको वो चीजें नहीं मिलने जा रही हैं जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो। नहीं, प्रियंका चोपड़ा बहुतों को पसंद थी, सबको मिली क्या? नहीं मिली, सबको नहीं मिल सकती। नहीं,
तो उस एक के जो भी निक या जो भी नाम उसका हो, उस एक को छोड़ दें तो और लोगों को जो मिली उसी से काम चलाना होगा। मेरी बातें समझ रहे? तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि कई बार हमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच, व्यावहारिक नजरिया अपनाना होता और ऐसे विषय को चुनना होता है जिस विषय में अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो उस विषय से हमारी एलर्जी भी नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन पाना अगर हमारी प्राथमिकता है तो सिलेक्शन पाने के लिए हम क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए? सिलेक्शन पाने के लिए अगर कहीं पर रुचि हमें क्रिएट भी करनी पड़ी तो वहां पर क्रिएट हम करेंगे। लेकिन यह चीज ध्यान रखें, जिस विषय से एलर्जी हो या जिस विषय में नेगेटिव इंटरेस्ट हो वो विषय कभी मत ले। तो नंबर 1 इंटरेस्ट। दूसरी चीज जो मैटर करती है वह है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडलाइंस, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडलाइन, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्किल। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है। नहीं, तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है वह है मार्किंग पैटर्न और सिलेक्शन पैटर्न। लेकिन यहां पर एक सावधानी की जरूरत है। हर विषय में सबको अच्छे अंक नहीं आते और कोई विषय ऐसा नहीं होता जिसमें सबको खराब अंक है। कोई विषय ऐसा नहीं होता है जिसमें सिलेक्शन नहीं हो और कोई विषय ऐसा नहीं होता जिसमें सबको सिलेक्शन मिल जाए। नहीं, तो वहां पर यह चीज हमें ध्यान रखना है। हमें यह ध्यान रखना है कि जिस विषय को हमने चुना है उस विषय के टेम्परामेंट के साथ हमारा टेम्परामेंट मैच कर रहा है या नहीं। उस विषय के रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम अपने आप को ढालने की कोशिश करें, उस विषय के रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम अपने टेम्परामेंट को ढालने की कोशिश करें। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। चौथी चीज, हम ये देखें कि हम खूब मेहनत करने में विश्वास करते या हम कामचोर प्रकृति के। हम सोचते हैं कम मेहनत पर काम निकाला जाए। अगर कम मेहनत पर काम निकालने में हमारी रुचि है तो हमें ऐसे विषय लेने चाहिए जो ट्रेडिशनल नेचर के, जो पारंपरिक प्रकृति के हैं, जो डायनामिक नहीं है। जैसे लिटरेचर का कोई पेपर डायनामिक नहीं है, हिस्ट्री पेपर डायनामिक नहीं है, नहीं, संस्कृत पेपर डायनामिक नहीं है। दूसरा, अगर हमारी पर्सनालिटी डायनामिक है, अगर हम न्यू चैलेंजेज को हम जो है एक्सेप्ट करने में विश्वास करते हैं, चैलेंजेज को रिस्पॉन्ड करने में विश्वास करते हैं, नई चीज़ों को सीखने में हमारी रुचि है, उसके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार रहते, तो हमारे पास डायनामिक विषय का ऑप्शन है। हम LSW ले सकते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हम सोशियोलॉजी ले सकते हैं, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बातें मेरी समझ रहे हैं या नहीं? कोई विषय खराब नहीं होता और कोई विषय बढ़िया नहीं होता है। जो विषय हमारे नेचर और टेम्परामेंट को सूट कर जाता है वह विषय बढ़िया होता है, और जो विषय हमारे नेचर और टेम्परामेंट को सूट नहीं करता है वो विषय हमारे लिए खराब होता है। यही है ना। तो हम ये समझें कि हमारा ओरिएंटेशन क्या है। पांचवी चीज कि हम यह भी देखें कि लैंग्वेज को लेकर के कितने सहज हैं। जैसे जिन डायनामिक विषयों की बात मैंने की, अगर आप देखें तो हिंदी में क्वालिटी मटेरियल की उपलब्धता कम होती, अंग्रेजी में क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेंगे। मेरी बातें समझ रहे? तो उस स्थिति में अगर अंग्रेजी के प्रति हम असहज हैं, और एक चीज ध्यान रखिए, एक्सेप्शनल केस छोड़ दें तो 100 में 99 कोचिंग वाले आपको कहेंगे हम करवा देंगे, कुछ नहीं आपको करना है, और वो कभी नहीं होगा। ये बात जरूर मेरी ध्यान रखिएगा। तो वैसी स्थिति में इस बात को ध्यान रखें। हम यह भी देखें कि डायनामिक विषय अगर हम ले रहे हैं और अपडेशन के लिए क्वालिटी मटेरियल की अवेलेबिलिटी, स्टैंडर्ड मटेरियल की अवेलेबिलिटी अगर अंग्रेजी में है,
तो उस अंग्रेजी भाषा के साथ हम सहज हैं या नहीं। मुझे लगता है इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके लिए एप्रोप्रिएट होगा। क्लियर? और कोई प्रश्न? किसी भी रूप में कोई भी प्रश्न हो खुल करके पूछ सकते, संकोच नहीं करना। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं? तो आज की चर्चा को तब यहीं पर मैं रोक दूं। कल से जो चीजें शुरू होंगी, तो कल से इंडियन पॉलिटी सेक्शन शुरू होगा। और रोशन सर आपके साथ होंगे। रोशन सर आपके साथ होंगे। और 2 और चीजें होंगी। इकोनॉमिक सेक्शन को मैं खुद कवर करूंगा। करेंट के क्लासेज एक तो चल रहे हैं मेंस वाले हम लोगों के, संडे टू संडे वो करेंट के क्लासेज चल रहे हैं। उस करेंट के क्लासेज में आप लोगों को भी आना है, ठीक है, ओपन है। और दूसरा प्री स्पेसिफिक करेंट के क्लासेस संडे टू संडे चलेंगे। वो एडजस्ट देख लिया जाएगा, सैटरडे भी वो हो सकता, वी विल डिसाइड। तीसरी चीज, एक और प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वो प्रोग्राम है वीक में एक दिन 50 क्वेश्चन के, मतलब बीपीएससी का जो पूछा गया प्रश्न है अब तक, क्वेश्चन बैंक, उन पर कंप्रिहेंसिव डिस्कशन पूरा करवाना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को अप्रोच करने का जो आपका तरीका है वह तरीका डेवलप कर सके। और उस तरीके को डेवलप करने का जो सबसे बेहतर आसान तरीका है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 ऑप्शन हैं, तो हम केवल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम वहां पर यह भी डिस्कस करें कि ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा, ई क्यों नहीं होगा। इस क्यों को भी हम डिस्कस करें, नहीं? और दूसरा, प्रश्न एक माध्यम है डिस्कशन को आगे बढ़ाने के, ठीक है। इस प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न के माध्यम से कुछ अन्य सूचनाओं को भी हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या, जानना महत्वपूर्ण नहीं है। जानना महत्वपूर्ण नहीं है, जानना जो है बहुत छोटी चीज है। जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है समझना। जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है समझना। जब आप समझते हैं उसके बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और जैसे एप्लीकेशन शुरू होता है रटने का दबाव क्या होता है, कम होता चला जाता। तो करेंट के वीकली क्लासेस चलेंगे। दूसरा, हर वीक 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ओपन सेशन में। इंडियन इकोनॉमी सेक्शन मैं कवर करूंगा, ज्योग्राफी सेक्शन विक्रम सर कवर करेंगे, मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन में दीपांकर सर होंगे, साइंस वाले सेक्शन जो हैं, साइंस वाले सेक्शन में एम्स में डॉक्टर हैं वो कवर करेंगे, डॉक्टर साहब। और हमारे जो अप्रोचेज होंगे शुरू से अंत तक,
उस अप्रोचेज में हम जीके बेस्ड अप्रोच की बजाय जीएस बेस्ड अप्रोच को फोकस करेंगे, जिसमें जीके के अप्रोच समाहित करते चलेंगे। एक दूसरा, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, यह हमारी प्राथमिकता होगी। क्लियर? एनीथिंग मोर? और कोई प्रश्न है किन्हीं का? किसी भी रूप में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, प्रश्न पूछ सकते, उसमें संकोच नहीं करेंगे। नहीं तो अब आज की चर्चा को यहीं पर रोकता हूं। कल से इंडियन पॉलिटी सेक्शन के क्लासेस शुरू होंगे और हमारे जो अप्रोचेज होते, एक सेक्शन को फिनिश करने के बाद फिर हम दूसरे सेक्शन में इंटर करते, एक सेक्शन को फिनिश करने के बाद दूसरे सेक्शन में हम इंटर करते हैं। ठीक है, और इसी अप्रोचेज के साथ हम मूव करेंगे। इस अप्रोचेज में केवल थोड़ी सी छूट अपने लिए चाहूंगा, अपने लिए छूट ये चाहूंगा, क्योंकि अभी तो मैं लगातार उपलब्ध हूं जब तक दिल्ली ओपन नहीं हो जाता, और मुझे लगता है कम से कम मार्च अप्रैल के पहले दिल्ली ओपन नहीं होने जा रहा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज 15 डेज में पटना देता और 15 डेज जो है दिल्ली देता हूं। ठीक है, बस सिर्फ एक चीज कहूंगा, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर एक्सप्रेशन। जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति ईमानदार हो, अपने प्रति केवल ईमानदार हो, और किसी के प्रति ईमानदार होने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है तो किसी के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, और जो अपने प्रति ईमानदार है वो हर किसी के प्रति ईमानदार होगा। मेरा क्लियर कट मैसेज यही है। ओके, देन थैंक्स ए लॉट। इस सेशन को यहीं पर मैं समाप्त घोषित करता हूं, और कल से फिर हम लोगों के क्लासेस शुरू होंगे। टाइमिंग कल 1 ही बजे रहेगा, आगे से फिर रोशन सर आपके साथ डिसाइड कर लेंगे, हाफ एन आवर आगे पीछे हो सकता है। थैंक्स ए लॉट।